हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और ये आपका मेनली है किसका, यूके बोर्ड का। तो यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं वो उनके लिए ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो इस ईयर भी आपके रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आप मेरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले उनको खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब वीडियो को आप रिज्यूम करके दोबारा से स्टार्ट कर लें पेपर से। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन देखना है, मैं समझाऊंगा, समझना है, उसके बाद आपको खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है उसे। ठीक, अगर देन आपसे तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर मैंने आप पे लगा रखा है आपके स्क्रीन पर। ये आपका ओरिजिनल पेपर है 2023 का, उसी की साइड से निकाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन निर्देश दिए होंगे। इसमें आपको क्या दे रखा है कि इसमें कुल 27 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग खंड में दे रखा होगा। फर्स्ट में आपके जो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 1 नंबर से स्टार्ट। ठीक है, तो सर चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, उसे समझना है, उसके बाद अगर आप कर पाएंगे उसे तो करना है पहले, फिर जाके उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन देखना है और उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। इसी का इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। तो इरेशनल नंबर कौन सा है इसमें से आपको बताना है। पॉज कर लो वीडियो और खुद बताओ आंसर। तो चलो तुमने कर लिया होगा सॉल्व, अब मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है। आप कहोगे सर जो ना पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जाता है। ठीक, जो पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जाता है। अगर मैं फर्स्ट को देखूँ तो फर्स्ट वाला तो देखो आप कि पॉइंट है, पॉइंट का कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो आप कहोगे सर पॉइंट हटा दो ऊपर से, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 to 5 और नीचे हो जाएगा 1 के आगे 3 0। मतलब ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म पे है, तो वाला तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद है 2√2, इसके बाद है 2√4 और 2√2 और √8। ठीक, तो 2√2 को देखो, अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो चलो पहले इसे वाले को छोड़ो, थर्ड वाले को देख लो जो इजी लग रहा है आपको। तो √4 का कितना हो जाता है आपका हो गया सर 2। तो पहले से 2 था, ये हो गया आपका इंटू 2। ठीक है, √4 का आपका कितना हो जाता है √2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई थे 2 2 जा 4। तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों ये रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर क्या होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये वाला भी आपका नहीं हुआ। इसके बाद देखो ये दोनों है, दोनों रूट के अंदर है, तो रूट वाले में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दोनों को करो, 8 2 जा कितना हो गया आपका हो गया सर 16। और 16 का रूट आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक, समझ आए। अब बचा आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला देखोगे तो 2√2, ये है आपका इरेशनल नंबर। इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 2√2 है आपके पास, 2√2। अगर मैं इसे भी क्या करना चाहूँ, इस रूट के अंदर डालना चाहूँ, इतना तो आपको करने की जरूरत नहीं, बस आप एक्सप्लेनेशन समझ लो एक बार कैसे करते हैं आप, करते ऐसे सॉल्व। तो जब ये रूट के बाहर आता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो √4 है इसको आप √2 लिखते हो, कैसे लिखते हो। आप कहोगे सर √4 को मैं लिखता 2 × 2, मतलब जब मेरा एक पेयर बनता है तो तब बाहर आता है। ठीक है, ये पूरा पेयर बनकर एक बाहर आ गया। अगर मैं इसे ही वापस अंदर डालना चाहूँ तो मेरे को ये 2 का क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक 2 है, मतलब अंदर जाके कितने 2 हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे करूँगा। अगर ये 2 इसके अंदर से आया था तो यहाँ पे पहले 2 2 होंगे ना। इसका मतलब अगर पहले से यहाँ पे 2 था आपका अंदर, इसको भी मैंने अंदर भेजा तो इससे भी क्या हो गया आपके डबल 2 आ गए। ये दोनों किसकी वजह से आए, इस 2 की वजह से। अगर आप इसे अंदर भेज के सॉल्व करके देखना चाहते कि है नहीं है रेशनल, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका √8। √8 किसी का स्क्वायर होता है, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट होता है नहीं। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। इसके अलावा जो मैंने बताया, फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, तो सीधे से आपका सेकंड नहीं होता। ठीक है, समझ आए। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन ये पे करके दिखा दूंगा। सेकंड वाला देखो, बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। इंग्लिश में देखो, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी। तो सम ऑफ जीरो निकालना है इसका आपको। सम ऑफ जीरो का आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ। बहुपद का आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हो तो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म पे लिखो। तो अभी आपके पास क्या था, शून्यक x², मतलब बहुपद क्या था x² - 3।
पॉलिनोमियल आपको इधर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका सम ऑफ जीरो निकालना है। तो सम ऑफ जीरो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपका होगा सर सम ऑफ जीरो। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, या आप लिख सकते हैं शून्यों का योगफल, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। बट अगर मैं इस पर देखूँ, इस पर तो बी आपके पास है ही नहीं, तो पहले तो इसको ऐसे लिखने, ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। रुक जाओ, मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ। देखो, तो इसको कैसे लिखोगे, आप कह सकते हैं सर इसको ऐसे लिखा होगा एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस बी एक्स वाला टर्म आपका गायब है। ये टर्म गायब कब हो सकता है, जब आपका जो बी हो वो जीरो हो, ठीक, क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कर दो या प्लस माइनस कर दो, कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो इस टर्म को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर से हटा दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता है कि यहाँ पे 0x दिया होगा आपका, माइनस, फिर आपको पता है सी की जगह कितना है 3 है। तो अब अगर मैं आपको ऐसी इक्वेशन दे दूँ तो आप कहोगे सर ये तो ईजी है, ये हम कर लेंगे। तो बताओ बी की जगह क्या है आपका होगा सर 0 अपॉन, अगर माइनस 0 भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस बी 0 में माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अपॉन ए। अब ए कुछ तो नहीं था, मतलब जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है 1, तो ये हो गया आपका 1। 1 से 0 को डिवाइड करो, कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ पे शून्यों का योगफल कितना है आपका 0। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक, समझ आया वाला भी आपको। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला भी पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अब देखते हैं गो वाला भी। गो वाला आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे देख लो। क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है तो इसका 8वां पद क्या होगा। इंग्लिश में इफ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 3n+1 इट्स 8th टर्म विल बी। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3n+1 दे रखा है, और इसमें बता रखा है कि हमें 8th टर्म कौन सा होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, n दे रखी है कितनी 8। तो कुछ नहीं करना था आपको, n की जगह 8 पुट कर देना था, जो आपको समीकरण दे रखी थी यहाँ पे। तो 3 इंटू एन, एन है आपका 8 + 1, तो 3 8 जा हो गया आपका 24 + 1, तो कितना आ गया आपका 25। अब देखो कौन से ऑप्शन में 25 है, आपका हो गया सर थर्ड वाले पे 25 है, तो आपका थर्ड वाला आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है ना तो नोट कर लो, मैं इरेज करते रहूँगा। अब आप अपना चौथा वाला भी करो ट्राई एक बार। चौथा वाला ट्राई करने के लिए पॉज कर लो वीडियो को, फिर नहीं होगा तो फिर रिज्यूम करके देख लेना, ठीक। चलो फिर अब तुमने कर लिया होगा। अब देखो घ वाला आपको दे रखा है sin a = 1/2, तो आपसे पूछा cos a क्या होगा। तो cos a बताने के लिए तो आपको पहले रेशियो पता होने चाहिए कि रेशियो क्या होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कैसे, PBP पंडित बद्री प्रसाद HHP हरर बोले, मतलब ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये रेशियो है, इनको याद करने की ट्रिक है आपकी, ठीक है। तो कॉस क्या होता है आपका होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H, फर्स्ट वाला साइन होता है ना आपका, ठीक। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने लगूँ तो इस क्वेश्चन में मेरे को कॉस के लिए चाहिए हाइपोटेनस तो है मेरे पास, बट बेस नहीं है, तो ये बेस मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बेस फाइंड आउट कैसे करूँगा, आप कहोगे सर क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं A, B और C। आप A, B, C ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। एंगल है आपका A पर, तो A पर एंगल है, तो ये वाला बेस हो गया आपके लिए, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना था आपका हो गया सर 1, हाइपोटेनस कितना था आपका 2। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है, अरे सॉरी रुको, मैंने हाइपोटेनस कहाँ रख दी, नीचे दो हाइपोटेनस थी यहाँ पे। आजा भाई पेन आजा, ये हो गया आपका 2। मुझे निकालना था बेस, क्योंकि मुझे बेस चाहिए अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम ईजी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा होगा बट इसे पार्ट्स में करेंगे हम, ये पहला पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट लेंगे इसके लिए, ठीक। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक। वो चीज़ लिखी हुई है मैंने नीचे, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक। तो चलो लगा लो फिर अब इसमें। तो AC की जगह क्या रखेंगे, आपका होगा सर AC दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू BC आपका 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है आपका 4
इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ए बी का स्क्वायर। इस 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, चलो ए बी स्क्वायर वहीं पे है मेरा, ये मैंने बस इस साइड लिखा हुआ है, और 4 यहाँ था, यहाँ से प्लस का 1 यहाँ गया तो माइनस का 1, तो ये आ कितना गया आपका यहाँ पे 4 - 1 3, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 3। अब ए बी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए √3, मतलब सॉरी हमें चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे, ए बी चाहिए सिर्फ, तो ए बी यहीं पे रहने दो। इस स्क्वायर को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करा तो स्क्वायर वहाँ जाके हो गया रूट, तो हो गया आपका √3, ठीक। तो ए बी हमारा निकल गया √3। अब जैसे मेरा ये निकल गया ना, तो मेरा आधा क्वेश्चन ही निकल गया। अब मुझे सिर्फ कॉस ए की वैल्यू बतानी है, तो कॉस ए की वैल्यू के लिख देता हूँ मैं साइड पे चेंज करके पेन आपके लिए। तो देखो कॉस ए क्या होता है मेरे पास, आप कहोगे सर कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना था हमारे पास, तो पहले तो मैं इनका रेशियो चीज़ लिख लेता हूँ। बेस है हमारे पास ए बी अपॉन हाइपोटेनस मेरे पास ए सी, तो कॉस ए इक्वल टू हो गया मेरे पास, ए बी तो मुझे पता था कितना निकाला मैंने, ए बी √3, और ए सी कितना है हमारे पास 2, तो आपका आंसर कितना आ गया √3/2। तो कॉस ए की वैल्यू होगी √3/2। आप निकल गया था क्या क्वेश्चन, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, आपको आ गया था मुझसे पहले, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है रेशियो वाले, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। रेशियो ध्यान रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ठीक। चलो अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सीरीज कर रहा हूँ, नोट कर रहे हो आप नोट कर लो, और आप 5th क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये नहीं करा तो चलो मैं करा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। तो बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 5 एंड 6, 9 विल बी। तो हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो चलो मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पर, इसको मैंने नाम दिया ए और इसको मैंने नाम दिया बी, और कहीं पे यहाँ पे मिड पॉइंट आपका बन रहा है मान लो सी, ठीक है। तो ए के आपके कोऑर्डिनेट है 4 और 5 एंड बी के आपके कोऑर्डिनेट है 6 और 9। तो मुझे बीच पे जो सी बन रहा है यहाँ पे, इस पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसके बताने हैं आपके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या मान लेता हूँ मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो आपको फॉर्मूले ध्यान ही होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के। तो आप कहोगे सर हाँ है, हमें क्या होता है एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y के लिए क्या होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ठीक। तो x1 y1 है क्या आपके पास, ये देखो ये है x1 ये है y1, ऐसे ये है आपका x2 और y2, पहला वाला आपका x होता है, दूसरा वाला आपका y होता है, ये ध्यान रखना आप। तो x कोऑर्डिनेट निकालो, कैसे निकालोगे, x1 कितना है आपके पास, आप कहोगे सर 4 प्लस x2 कितना है आपके पास 6/2, y आपके पास क्या y1 क्या है आपके पास 5 प्लस y2 कितना है आपके पास 9/2। तो आगे आपका x आ गया, x इक्वल टू 6 में 4 ऐड करो 10/2, ये आ गया आपका y, 9 में 5 ऐड करो आएगा आपका 14/2। कट करो कितना आ गया 2 5 जा 10, और 2 से करोगे तो 2 7 जा 14, तो x बराबर आपका आ गया 5, y बराबर आपका आ गया 7। तो आपके जो कोऑर्डिनेट बने मिड पॉइंट पर हो गया बने, वो क्या बने आपके, आप कहोगे सर 5 और 7, मतलब x 5 है और y क्या आपका 7 है। तो देखो किस वाले में है, आप कहोगे सर सेकेंड वाले में, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया सेकेंड वाला हो गया 5 और 7, ठीक। करा नहीं करा आपने अपने हिसाब से। तो चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, मैं सीरीज कर देता हूँ, अब आप नोट करो तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में। दो समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका रेशियो 4:9, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके एरियाज का निकालना है आपको, अनुपात क्या होगा क्षेत्रफलों का, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल से बना लेता हूँ समझाने के लिए। मैंने बोला कि दो ट्रायंगल हैं आपके पास, एक है आपके पास ABC एंड दूसरा है आपका एक सिमिलर ट्रायंगल इसका PQR, ठीक। तो समरूप ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता ही होगा क्या होता है, आप कहोगे सर जो इनके साइड से इनका रेशियो सेम होता है, तो AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू BC/QR। ये कब होती है कंडीशन, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और पता होगी कि जो समरूप ट्रायंगल्स का रेशियो होता है AB/PQ, जो उनका स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC, मतलब दोनों ट्राइंगल्स के रेशियो के, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, दो चीज़ें बताई मैंने कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, वो जो उनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो सेम होता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि जो सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स हैं उनका स्क्वायर किसी भी एरिया के स्क्वायर के, मतलब दोनों के ट्राइंगल के एरिया के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, समझ आ गया ना, दो चीज़ें बताई मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे AB और PQ, मान लो इस वाले का हमारा क्या था रेशियो 4 था और इसका रेशियो कितना था 9 था, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो। तो AB की जगह मैंने रख दिया 4, PQ की जगह मैंने रख दिया 9, तो इनका स्क्वायर इक्वल होगा किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के रेशियो के। तो ईजी है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 60, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, ये होगा आपका एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो रेशियो कितना है आपका दोनों के एरियाज का 16/81। तो कौन से वाले में है आपका हो गया 4th वाले में। तो 4th वाला आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपने करा था क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लिया मैंने आपके सामने। तो इसे नोट कर लो आप अपनी कॉपी में, मैं रेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करा होगा, अब मैं करता हूँ 6 वाला आपका जो, यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन x² + kx - 6 = 0 इज 1, द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे एक मूल दे रखा है आपको, मतलब 1 दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू है। ध्यान देना, आपने कुछ नहीं करना था, x की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो इक्वेशन थी आपकी x² + kx - 6 = 0। अब x की वैल्यू पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 - 6 = 0। तो 1 का स्क्वायर 1, k × 1 कितना हो गया आपका k - 6 = 0। तो ये 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। तो 6 में से 1 घटाओ कितना आ गया आपका 5, और बड़ी संख्या 6 है माइनस की, तो ये भी माइनस में आएगा =0। उधर भेज दो आप इसको, तो यहाँ से वहाँ गया तो क्या हो गया प्लस में, तो k बराबर आपका कितना आ गया 5। इजी था, तो आपका आंसर कौन सा हो इसमें, 3rd वाला। ठीक, इजी था ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो एक पासे को एक बार फेंका जाता है एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता की होगी। प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो प्रायिकता का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है प्रायिकता ऑफ किसी इवेंट की, किसी घटना की, क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब कि जितने आपको चाहिए परिणाम, तो चलो करके देख लेते हैं। यहाँ से पहले एक पासे को एक बार फेंका जाए, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो या पासे में 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है आपके पास और 4 है और 6 है। मतलब कभी आपका 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये तीनों आपके सम संख्या हैं। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम में आपके कितने हो गए 1 2 3, और टोटल कितने 1 से लेकर 6 तक 6। तो प्रायिकता क्या होगी आपकी, प्रायिकता ऑफ सम संख्या आने की, तो आप लिखोगे इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने थे कहा मैंने 3, टोटल कितने आ सकते हैं आपके 6। इसे कट कर लेते तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपकी प्रायिकता कितने आ जाती है सम संख्या आने की 1/2 है ऑप्शन में, हाँ है यहाँ पे। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्या 23/2⁵ 5/2 का दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवर्ती। तो आपको बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका टर्मिनेटिंग है शांत है या नॉन टर्मिनेटिंग है अशांत है। तो शांत और शांति की आपको क्या पता होनी चाहिए, पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब शांत होता है और कब अशांत होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है 23/2⁵ और 5/2, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दशमलव प्रसार आपका क्या होगा अशांत होगा या शांत होगा, तो शांत होने की क्या आपकी कंडीशन होती है कि आपका जो नीचे है गुणनखंड वो क्या होना चाहिए 2m और 5n के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2³ और 5² है। इसका मतलब ये क्या है 2m और 5n का रूप है एक,
इसका मतलब ही दशमलव प्रसार कैसा है आपका, शांत है, मतलब ही कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है यहाँ पे आपका। क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि जब भी आपका जो हर होता है, हर का क्या, हर मतलब आपका डिनोमिनेटर, उसका दशमलव प्रसार कैसा है, सॉरी उसका गुणनखंड कैसा है, 2 की पावर n और 5 की पावर n में। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि 2 की पावर समथिंग है और 5 की पावर समथिंग है। तो जब भी ऐसा आपका दशमलव प्रसार सॉरी जब भी आपके ऐसे गुणनखंड आए, ऐसे फैक्टर्स आए, तो तब आपका क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये कंडीशन होती है, आपने पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक। अब देखो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये भी सीधे कंडीशन वाले क्वेश्चन है, आपने इनमें कंडीशन पढ़ी होंगी, 3-4 कंडीशन होती हैं, तो आपको पता होगा। यहाँ पे आपकी मूलों की प्रकृति क्या होगी, आप कहोगे सर मूलों की प्रकृति होगी, मूल क्या होंगे आपके, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे मूल आपके, वास्तविक और समान। जो ये वाली कंडीशन इन्होंने देखी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाले में, ये सीधे कंडीशन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको, इसमें कंडीशन ध्यान होनी चाहिए थी, ठीक है। जब हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस भी दी रहती हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल कितने बनेंगे, क्या प्रकृति होगी उनकी, ठीक। चलो ये भी आ गया होगा, ईजी था ये तो। अब देखो फोर्थ वाला है आपका, ये भी इजी है, ये भी आप नॉर्मली घर पे कर सकते हो बैठ के क्योंकि इसमें बहुत इजी है। 2 4 6 8 का nवां पद क्या होगा, वट विल बी द nth टर्म ऑफ AP 2 4 6 8। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा a कितना है, 2 है, और आप कहोगे सर d कितना होता है, आप कहोगे सर A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2 मतलब कितना आ गया आपका, ये भी 2 है, और n आपको कितना दे रखा है, नहीं आपको बोल रखा है ny पद निकालना है, मतलब n आपका n ही रहेगा। तो यहाँ पे टर्म nth टर्म कैसे हम निकालते हैं, आप कहोगे सर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो an तो पता नहीं हमें, तो an तो a नहीं रहेगा हमारे पास क्योंकि n हमें पता नहीं है, a हमें पता है 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस n तो पता ही नहीं, तो कैसे रखेंगे, d पता है हमें 2 है। और सॉल्व करो, an इक्वल टू 2 प्लस, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, पहले n से फिर इस माइनस 1 से, तो 2 को n से करोगे तो 2n, 2 को इस माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो an इक्वल टू आपका कितना आ गया 2n। तो आपका n टर्म क्या निकल गया यहाँ पे 2n। अब ये मत समझना कि यहाँ पे नंबर्स में नहीं निकल रहा है तो ये आंसर नहीं है, तभी आपको दे रखा है। काफ़ी लोग तो ऐसे कन्फ्यूज जाएंगे, तो यहाँ पे n ही नहीं दिया हुआ तो इसमें आंसर ये नहीं होगा, लेकिन यही आपका क्या यहाँ पे आंसर है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपके पास। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 3 4 की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, एक्स एक्सिस से इस बिंदु की दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकालोगे, देखो एक आप ऐसे चार्ट पे बना सकते हो, मतलब ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। आपको 0 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ को क्या बनता है आपका, माइनस में बनता है, तो -1 -2 -3 -4 इधर को चलते रहेगा। फिर ऊपर को होता है आपका 1 प्लस में 2 3 और थोड़ा ऊपर जाओगे तो 4। ऐसे ही नीचे को बनाओगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4। अब क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस से दूरी, देखो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितना है आपका, आप देखोगे कि ये पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तो एक्स में कितना है आपका 3 है, मतलब ये वाला है, और वाई पे कितना है आपका 4, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो अगर मैं इसे डॉट डॉट बनाऊँ तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका 3 और 4 बन रहा है। तो ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, तो ये बीच वाली दूरी तो हुई ना, डिस्टेंस है आपकी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी, 4 गिन लो ना, 1 2 3 4 वही। तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी इसकी, आपकी 4 होगी, ठीक है। समझ आ गया, ईजी सा कॉन्सेप्ट था इसमें, तो इसे नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे रेजी कर देता हूँ मैं, आप नोट कर लेना इसे, ठीक है। समझ गए ना कैसे पता करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, 6th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 6 पाई,
और उसकी त्रिज्या पूछ रखी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है आपका, होगा सर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 पाई दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पाई से मैं इस पाई को कैंसिल कर सकता हूँ। तो आर 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो r बराबर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई में वहाँ कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो r बराबर आपका कितना आ गया, 2 से कट करो 3, तो कितना आ गया आपका r बराबर 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 3। इजी था, वृत्त की परिधि दी हुई थी। वृत्त की परिधि का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू आपने कितना लिखा 6 पाई, तो आपकी आर आ गया 3। ठीक है, नोट करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फिर आप इनको खुद भी करो पहले, फिर इस वीडियो को नेक्स्ट आगे को करना। तो 7th क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। तो 7th क्वेश्चन करो। 7th क्वेश्चन क्या, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु के वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका आंसर मैं सीधे आपको बता देता हूँ, कितना है 2। अब देखो स्पर्श रेखाएं, ये आपका एक क्या है, आपका एक है सर्कल है। तो सर्कल में अगर मैं मानूँ यहाँ पे एक स्पर्श रेखा आ रही है और यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों कहीं एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगी। तो ऐसी सिर्फ कितनी रेखाएं हो सकती हैं, 2 ही रेखा हो सकती हैं। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। किसी पॉइंट पे अगर ये पी पर मिल रही हैं, तो कितनी सिर्फ इसमें बन सकती हैं आपकी स्पर्श रेखाएं, 2 बन सकती हैं। जरूरी नहीं इतना बनाना, इसमें अगर आप 2 भी लिखोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरी के हिसाब से आपको ये पहले याद होना चाहिए थी कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे सर्कल से आपके। ठीक, अब देखो 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 8th वाला क्वेश्चन भी खुद करो आप पहले, ईजी है क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो कर भी लिया होगा। तो चलो पहले मैं सीरीज कर लूँ। तो एक वृत्त के बाहर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप कहोगे सर 2 ही खींची जा सकती हैं। अब क्या है, 4, 6, 3, 8, 2 का माध्य ज्ञात कीजिए, मीन निकालना है। अब जो आप पढ़ते हो भी वो है आपका ग्रुप्ड डेटा, ये है अनग्रुप्ड डेटा। तो मीन का सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। मीन इक्वल टू आपका हो गए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इनका सम कर दो। क्या क्या है आपके पास, 4 + 6 + 3 + 8 + 2 + 7, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6। ऐड करो कितना हो गया, 4 में 6 ऐड करा 10, 10 में 3 करा आपने 13, 13 में 8 करा 21, 21 में 2 करो, 21 में 2 हो गया 23, 23 में 7 करो, 23 में 7 कराओ आपका हो गया 30। तो 30/6, 6 की टेबल में आता है, हाँ आपका हो गया आता है कितने टाइम, 5 टाइम। तो 6 5 30। तो इन आंकड़ों का माध्य आपका कितना निकल गया, 5। फॉर्मूला क्या था, वही बचपने वाला 7-8 में पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपका। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बना है आपका, वो लास्ट में होगा 6 नंबर वाला या 5 नंबर वाला। ठीक, अब 9th देखो, 9th भी यहीं पे हो जाएगा हमारा। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन क्या होता है, अभी ये अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा की बात अलग थी। अनग्रुप्ड डेटा पे क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन की शक्ल देखो जरा, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसे लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो अब देखो यहाँ से भी उतने नंबर गिना और वहाँ से भी, बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ से गिनूंगा मैं 1 2 3 4, अब मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4, तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है हमारा 25। तो ये आपका सीधे से क्या हो गया, मीडियन हो गया। एक नंबर के क्वेश्चन है, इतना दिमाग खराब नहीं होगा इनमें आपका। ठीक, तो मीडियन आपका क्या हो गया यहाँ पे 25 हो गया, इजी था। चलो अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ द इंटीजर्स 12, 15 एंड 21 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, चलो ये पे कर लेते हैं। एक ही साथ भी कर सकते हो आप इनको, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 12, 15 और 21। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना मतलब प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है आपने। तो 2 से करो, 2 6 12 है, 15 में तो जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं, तो इसे छोड़ दो। फिर से 2 से करो, 2 3 6, ये इन पे तो जाएगा नहीं, तो इनको ऐसे लिख दो। अब चले जाएगा 3 से, 3 1 जा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। फिर से करो, अब किससे जाएगा, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। तो 1 का 1 ही रहा, 5 1 जा 5, और ये 7 का 7 ही उतरेगा। फिर 7 से जाएगा, ये हो गया 1 1 और 7। तो इस पे आप लिख सकते थे क्या, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 क्या हो जाएगा आपका, जितने आए आपके इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा हो गया आपका 60, और 6 7 42 मतलब 42, ये आ गया आपका 420।
सबको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम कितना आ गया 420। ये है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे जो भी नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ आप देखना ये प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी नंबर मैं ऐसे ही उठा के फेंक नहीं दे रहा यहाँ पे। 2 भी प्राइम है, 3 भी और 5 भी 7 भी। ठीक, चलो इजी था। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 11वां क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ईजी है, चलो निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हम निकालेंगे गुणनखंड वाली से, इसको तोड़ेंगे पहले हम। चलो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो कितना है 6। 6 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढो जिसे प्लस या माइनस करने पर 1 आ रहा हो, क्योंकि 1 ही है बीच में, x है मतलब 1x है। तो आपका होगा सर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1। ठीक, तो चलो करो, कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब ये बड़ा वाला प्लस में ही लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस में बीच पे दिया हुआ। तो बड़ा क्या है आपके पास प्लस का 3x और प्लस लिख दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो माइनस लिखेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब 1x आएगा जो है, और प्लस में आएगा क्योंकि प्लस की संख्या है, ये भी ध्यान देना। अब इन दोनों में और इन दोनों पे कंपेयर करो, इन दोनों में कॉमन लो। तो इसमें x था, इधर भी x है इधर भी, तो x बाहर आया तो इधर से 2x से 1x बाहर आया तो 1 बचा अंदर, इधर से बाहर आ गया x तो यहाँ पे बचा सिर्फ 3। सेम चीज़ यहाँ भी करो। यहाँ पे अगर माइनस का 2 मेरा बाहर आया तो यहाँ पे से मेरे पास 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x। अब ये माइनस था, यहाँ माइनस ले लूँगा मैं अगर अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस का है तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा प्लस का। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 जा। ठीक, तो बाहर वाले लिख लो साथ में x माइनस 2 और अंदर वाले से 1 लिख लो कोई भी, ब्रैकेट वाले से x प्लस 3। इनके मूल निकालने थे तो इन दोनों को क्या रखो 0 के इक्वल रखो। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। एक तो आ गया इसका 2, ऐसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखो, तो x बराबर आ गया आपका माइनस 3। तो x इक्वल टू 2 आ गया, एक तो मूल, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 3। ईजी था ना। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो आप भी। अब देखो इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी है, तो 11 क्वेश्चन करते हैं अभी हम, 12वां 13वां इससे आगे को हम अगली वीडियो पे देखेंगे। 2-3 वीडियो में तोड़ के करते हैं इसे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी ना फिर। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको। इसके अलावा बताओ कि कौन से साल के पेपर और सॉल्व वगैरह हूँ मैं। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।